हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज मैं एक्सप्लेन करेंगे एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है विंसेंजो और हिंदी में भी इसका नाम विंसेंजो ही है। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम हमारी कहानी के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम है विंसेंजो कसानो। वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं इस बिल्डिंग को तोड़ना चाहता हूँ। और उसके ऐसा कहते ही वो बिल्डिंग टूटकर बिखर जाती है। इसके बाद हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम विंसेंजो को देखते हैं जो कि सुबह मॉर्निंग में उठता है और कहीं पर जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद विंसेंजो के बारे में बताया जाता है कि विंसेंजो पेशे से एक लॉयर है और विंसेंजो इटली का सिटीजन है और वो यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल इंसान का लीगल एडवाइज़र भी है। इसके बाद हमें विंसेंजो को देखते हैं जो कि एमलो नाम के एक बंदे से मिलने जाता है। एमलो वो इंसान है जिसने विंसेंजो के बॉस फैबियो को मार डाला है। इसलिए विंसेंजो एज ए लीगल एडवाइज़र उसके पास जाता है और अपने बॉस फैबियो की तरफ से उसे एक ऑफर देता है। लेकिन एमलो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और उसकी बेइज्जती करने लगता है कि तुझे तो अपने बॉस के फ्यूनरल पर होना चाहिए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। विंसेंजो से बहुत समझाता है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और वो उसे धमकी भी दे देता है, अगर तू अभी यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरी पूरी कसानो फैमिली को मरवा दूंगा। इसके बाद विंसेंजो यहाँ से चला जाता है लेकिन जाने से पहले वो धमकी देकर जाता है कि तुमने जो मेरी बेइज्जती की है तुम्हें उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ में केयर फैन को देखते हैं जो कि एमलो के पूरे यार्ड में पेस्टिसाइड छिड़क रहा था, लेकिन जल्द ही एमलो को समझ आ जाता है कि ये पेस्टिसाइड नहीं बल्कि ये तो पेट्रोल है। इसके बाद वो सबको बोल देता है कि जल्दी जाकर देखो क्या हो रहा है। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जो कि अपनी जेब से लाइटर निकालता है और एमलो के यार्ड में फेंक देता है जहां पर उसके पूरे यार्ड और घर में आग लग जाती है। दूसरी तरफ एमलो चिल्लाता रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, जल्दी से देखो। इसके बाद वो समझ जाता है कि ये विंसेंजो नहीं किया है, इसलिए वो विंसेंजो को गालियां देने लगता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं पर चिल्लाता खड़ा रह जाता है और हम देखते हैं उसका पूरा घर और यार्ड जलकर राख हो जाता है और दूर से विंसेंजो भी ये सब देख रहा होता है। इसके बाद विंसेंजो अपने बॉस फैबियो के फ्यूनरल में जाता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि फैबियो ने विंसेंजो को गोद लिया था जब वो 8 साल का था, वो उसका सगा बेटा नहीं था। दूसरी तरफ फैबियो के असली बेटे से मिलते हैं जिसका नाम पाओलो होता है। पाओलो से समझाता है कि अब फैबियो के जाने के बाद मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम्हें मुझे भी इज्जत देनी चाहिए। लेकिन विंसेंजो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तब तक इज्जत दूंगा जब तक तुम उसके लायक हो गए। इससे हमें पता चलता है कि पाओलो विंसेंजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि फैबियो अपने जाने के बाद विंसेंजो को ही बॉस बनाना चाहता था और ये बात पाओलो को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए वो रात को अपने आदमी भेजता है विंसेंजो को मारने के लिए, लेकिन विंसेंजो आसानी से उन सबको मार डालता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये पाओलो ने किया है। अब वो उन सबको मारने के बाद पाओलो को कॉल करता है। दूसरी तरफ हम पाओलो को देखते हैं जो अपने घर में कार से आ रहा था और जैसे वो कार से बाहर निकलता है उसके पास विंसेंजो को कॉल आता है। विंसेंजो उससे माफी मांगने लगता है कि ये तुम्हारी फेवरेट कार थी, मैं जानता हूँ, और ऐसा बोलते ही उसकी कार में ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद विंसेंजो उससे कहता है कि मैं इटली से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ और अगर तूने मुझे ढूंढने की कोशिश की तो अगली बार कार के साथ मैं तुझे भी उड़ा दूंगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि विंसेंजो यहाँ से सीधा कोरिया जा रहा है और वो कोरिया में एक बिल्डिंग की फोटो को देख रहा होता है। अब ऐसा क्यों है ये हमें बाद में पता चलेगा। इसके बाद हम दूसरी तरफ कोरिया में हमारे फीमेल लीड से मिलते हैं जिसका नाम चाया होता है। वो यहाँ एक आदमी के पास आती है और उसे बहुत सारे पैसे देकर अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि चाया एक लॉयर है और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब पैसे के लिए सच को झूठ बनाना, झूठ को सच बनाना। इसके बाद हम देखते हैं कि चाय का एक इंटर्न भी है जिसका नाम जून है और ये दोनों मिलकर एक हॉस्पिटल कंपनी के लिए केस लड़ रहे हैं जिसका नाम बाबल है। इसके अपोजिशन में एक लॉयर है जिसका नाम है मिस्टर होंग। यहाँ पर मिस्टर होंग सबको बताते हैं कि बाबल कंपनी की मेडिसिन से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन चाया बाबल के स्पोर्ट में कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पेशेंट मरे हैं वो पहले से ही बीमार थे, इसमें बाबल का कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर होंग कहते हैं कि मेरे पास विटनेस भी है, लेकिन वो विटनेस कोर्ट में आता ही नहीं है क्योंकि चाया जिस आदमी के पास गई थी वही इसका विटनेस था और चाया ने पहले से उसे पैसे देकर खरीद लिया था, इसलिए वो विटनेस आ ही नहीं पाता। इसलिए वहाँ के जज मिस्टर होंग को अगली तारीख दे देते हैं। इसके बाद हम मिस्टर होंग से मिलते हैं जिसके पास चाया आती है। मिस्टर होंग उससे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो लेकिन फिर भी मेरी एक भी नहीं सुनती और मेरे ही खिलाफ केस लड़ रही हो। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर होंग और चाया बाप बेटी है, लेकिन इन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। मिस्टर होंग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बाबल एक बहुत ही बेकार कंपनी है, लेकिन चाया उनकी एक भी बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ विंसेंजो को देखते हैं जो कि कोरिया में आ चुका है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक आदमी आता है और उसे जबरदस्ती अपने टैक्सी में बिठा लेता है। जैसे ही विंसेंजो उस टैक्सी में रखा हुआ पानी पीता है वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसमें बेहोशी की दवाई मिली हुई थी। दूसरी तरफ हम क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सीओ को देखते हैं जिसे जैसे पता चलता है कि कोरिया में विंसेंजो आया है उसे पता चल जाता है कि ये माफिया से बिलोंग करता है। वो अपने बॉस के पास जाता है और उसे विंसेंजो के बारे में बताने लगता है कि इटली के एक बहुत ही बड़े माफियाकार
राइट हैंड यहाँ पे आया है, हमें इसे पकड़ना चाहिए। लेकिन उसके बॉस को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो उसे समझाते हैं कि वो पागल हो गया है और ऐसे ही किसी के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वो उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे यहाँ से निकाल देते हैं कि उसे किसी जरूरी केस पर काम करना चाहिए, ना कि ऐसे किसी भी केस पर। लेकिन सीईओ को तो पूरा यकीन था कि विंसेंजो एक माफिया है। दूसरी तरफ हम चाया को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो बाबल कंपनी की लीगल एडवाइजर और वकील है और आज केस जीतने की खुशी में वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। दूसरी तरफ विंसेंजो को देखते हैं, जहाँ पर वो बेहोश था और टैक्सी ड्राइवर अपने एक साथी को बुलाता है और विंसेंजो के पास से सारा सामान चोरी कर लेता है। इसके बाद जैसे विंसेंजो को होश आता है, वो कोरिया वाले लोगों को बहुत सारी गालियां देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी चीजें चुराने की, अगली बार मेरे सामने आए तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। इसके बाद जैसे तैसे करके उस प्लाजा के सामने पहुंच जाता है जिसकी फोटोज वो एयरप्लेन में देख रहा था। इसके बाद हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल फैबियो के 2 दोस्त विंसेंजो के पास आए थे। वो अपना सोना कहीं छुपाना चाहते थे, इसलिए विंसेंजो के पास आए थे। विंसेंजो उन्हें प्लान बताता है कि हम कोरिया में किसी नाम से एक बिल्डिंग खरीद लेंगे और उस बिल्डिंग में एक बेसमेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना सोना छुपा सकते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया था, इसलिए जिस बिल्डिंग के सामने विंसेंजो खड़ा था उसके बेसमेंट में ही वही सोना छुपा कर रखा हुआ था और उस बेसमेंट का लॉक भी बहुत ज़्यादा हाईटेक होता है जो सिर्फ ओनर ही खोल सकता है। इसके बाद जैसे ही विंसेंजो यहाँ पे आता है उसकी मुलाकात मिस्टर जो से होती है, जो कि इस प्लाजा के ओनर भी थे। वो उनसे पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। मिस्टर जो से बताते हैं कि बाबल कंपनी ने इस प्लाजा के चारों तरफ की जमीन खरीद ली है, इसलिए वो मेरे पास भी आए थे कि मैं इस प्लाजा को उन्हें बेच दूं, लेकिन मैंने आपके कहने पर इस प्लाजा को अभी तक नहीं बेचा। इसके बाद मिस्टर जो उस प्लाजा में रहने वाले किराएदारों से विंसेंजो को मिलवाते हैं, जो कि एक से एक बढ़कर अजीब लोग थे, जिन्हें देखकर तो एक पल के लिए विंसेंजो भी डर जाता है। इसके बाद विंसेंजो मिस्टर जो से कहता है कि हमें सबसे पहले बेसमेंट में जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ था। मिस्टर जो बताते हैं कि ये मंदिर ठीक उस बेसमेंट के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पर 2 मोंक भी रहते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो यहाँ से सोना निकाल सके। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर होंग भी यहीं पर रहते हैं और वो विंसेंजो को लेकर थोड़े सस्पिशियस हो रहे थे कि विंसेंजो यहाँ पर क्या करने आया है। इसके बाद हम विंसेंजो को अपने रूम में देखते हैं, जो कि योंजो नाम की लेडी के केस की फाइल को पढ़ रहा था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक खून का मामला चल रहा था और इसमें योंजो ही दोषी थी। यहाँ पर हम विंसेंजो को भी देखते हैं, जो कि सुनवाई को देखने आया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि योंजो की नौकरानी के तौर पर एक घर में काम करती थी और उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने अपने ही मालिक को मार डाला है। लेकिन हम देखते हैं योंजो का वकील भी उसकी साइड नहीं लेता है, इसलिए अब योंजो को भी गुस्सा आ जाता है और सो को बताने लगते हैं कि वो मालिक मुझे हैरेस करता था और वो पहले भी कई नौकरानियों के साथ ऐसा कर चुका था। मैंने उसको नहीं मारा, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं होता, इसलिए अदालत उसे जेल में डाल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विंसेंजो को भी ये पता चलता है कि मिस्टर होंग योंजो के केस को दोबारा रीओपन करवाना चाहते हैं, लेकिन योंजो ने इसके लिए मना कर दिया है। इसके अगले ही दिन हम विंसेंजो को उसी जेल के बाहर देखते हैं जहां पर योंजो बंद थी, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, बाहर से वापस चला जाता है। इसके बाद हम मिस्टर होंग को देखते हैं, जो कि योंजो से मिलने जाता है क्योंकि वो उसकी बहुत फिक्र करता था। वो उसको फिर से कहता है कि तुम अपना केस रीओपन करवा लो, लेकिन योंजो उसे मना कर देती है कि अब वो जेल में ही रहना चाहती है। वैसे भी उसने अपनी लाइफ में बहुत बुरे कर्म किए हैं, शायद ये उन्हीं का नतीजा है। इसके बाद विंसेंजो फिर से प्लाजा के पास आता है, जहां पर बाबल ग्रुप का एक आदमी फिर से आया था कि वो इस प्लाजा को सेल कर दे, लेकिन इस पर विंसेंजो मना कर देता है कि हम इस प्लाजा को तोड़कर फिर से इसे दोबारा बनाएंगे, इसलिए हम इसे बाबल ग्रुप को सेल नहीं करेंगे। लेकिन जो आदमी बाबल ग्रुप की तरफ से आया था वो इस प्लाजा को खरीदने के लिए इन्हें बहुत ही मोटी रकम ऑफर करता है, लेकिन फिर भी विंसेंजो मना कर देता है। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं, जो कि इस प्लाजा के सारे किराएदारों से बात करता है और उन्हें कहता है कि हम इस प्लाजा को तोड़कर एक नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। लेकिन वो सारे किराएदार उससे पूछते हैं कि फिर हम कहाँ जाएंगे। विंसेंजो उन्हें भरोसा दिलाता है कि जब बिल्डिंग नई बन के पूरी हो जाएगी तब आपको अपनी अपनी जगह वापस मिल जाएगी। इसलिए सब लोग विंसेंजो को सपोर्ट करने लगते हैं और यहाँ पर मिस्टर होंग भी विंसेंजो को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, मिस्टर होंग उन्हें कहते हैं कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ और अच्छा होगा कि तुम हमारा भरोसा ना तोड़ो। विंसेंजो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो उन सब का भरोसा नहीं तोड़ेगा। इसके बाद हम मिस्टर जो को देखते हैं, वो जैसे ही अपने घर में जाते हैं एक आदमी उन पर पीछे से हमला कर देता है और उन लोगों ने उसकी फैमिली को भी पकड़ा हुआ था। मिस्टर जो उनसे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो बाबल ग्रुप से आए हैं और वो जबरदस्ती उस प्लाजा को मिस्टर जो से खरीदना चाहते हैं। वो उन्हें धमकी देते हैं, अगर तूने वो प्लाजा हमें नहीं बेचा तो हम तेरी फैमिली को मार डालेंगे। अब मिस्टर जो को ना चाहते हुए भी वो प्लाजा बाबल ग्रुप को बेचना पड़ता है। दूसरी तरफ हम चाया को देखते हैं, जो अपने फादर से मिलने इसी प्लाजा में आई थी, क्योंकि उसके फादर ने उसे नोटिस भेजा था
कि वो चाया को अपनी फैमिली से बेदखल कर रहे हैं। अब इस बात पर चाया और उसके फादर की लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर जो यहाँ पर विंसेंजो को कॉल करते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने मेरी फैमिली को पकड़ लिया था, इसलिए ना चाहते हुए भी इसके आगे वो कुछ बोल पाते इससे पहले उनकी कार को एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वो आगे कुछ नहीं बोल पाते। दूसरी तरफ मिस्टर हांग और चाया को देखते हैं जो आपस में ही लड़ रहे थे। चाया बोलती है कि आप मुझे ऐसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। ये सच में बहुत ही फनी फाइट थी कि तभी यहाँ पर प्लाजा के किराएदार आता है और मिस्टर हांग को बाहर बुलाता है। दरअसल अब ये प्लाजा बाबल ग्रुप ने धोखे से खरीद लिया था, इसलिए बाबल ग्रुप से अब मिस्टर पाक नाम का आदमी यहाँ पर आता है और सब जगह नोटिस लगा देता है कि ये प्लाजा अब बाबल ग्रुप का हो गया है। इसलिए वो इन सबको बोलता है कि जल्दी से जल्दी ये जगह खाली करके चले जाओ। अब सब लोगों को यही लगता है कि विंसेंजो ने हमें धोखा दिया है और पैसों के लिए उन्होंने बाबल ग्रुप को हमारा प्लाजा बेच दिया है, लेकिन ये किराएदार यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। इस पर मिस्टर पार्क उन्हें धमकी देता है कि अगर चुपचाप यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद इन सब में लड़ाई होने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो विंसेंजो की। विंसेंजो उन्हें बोलता है कि हमें आराम से बैठकर बात करनी चाहिए, लेकिन मिस्टर पार्क उसकी एक ही बात नहीं सुनता और अपने गुंडों को लेकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन विंसेंजो एक एक करके उन सबको मारता है और उनके लीडर मिस्टर पार्क को तो बिल्डिंग से नीचे ही लटका देता है और उन सबको धमकी देता है अगर तुम में से कोई मेरे पास आया तो मैं इसको नीचे फेंक दूंगा। इसके बाद वो मिस्टर पार्क को बोलता है कि मैं जानता हूं तुम्हारी कंपनी ने धोखे से ये बिल्डिंग अपने नाम की है, लेकिन याद रखना ये बिल्डिंग मैं किसी के हाथ में जाने नहीं दूंगा और मैं इस बिल्डिंग को वापस हासिल करके रहूंगा क्योंकि ये बिल्डिंग सिर्फ मेरी है। अब उसकी ऐसी डैशिंग एंट्री देखकर प्लाजा वाले तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस की वजह से ये दोनों लड़ाई नहीं कर पाते और यहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस इन्हें समझाती है कि इन्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाहर मीडिया वाले आए हुए हैं। अब मीडिया वालों को किसने बुलाया था ये तो हमें नहीं पता चलता। पुलिस और मीडिया वालों की वजह से इनकी लड़ाई रुक जाती है और मिस्टर पार्क यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम मिस्टर होंग को देखते हैं जो विंसेंजो पर चिल्लाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि विंसेंजो ने ये बिल्डिंग बाबल ग्रुप को बेच दी है। विंसेंजो ने समझाता है कि उन्होंने मिस्टर जो की फैमिली को किडनैप कर लिया था और उन्हें धमकी देकर पेपर पर साइन करवाया है, लेकिन मिस्टर होंग और किराएदारों को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। इसके बाद विंसेंजो ये कहकर चला जाता है कि वो इस बिल्डिंग को दोबारा हासिल करके रहेगा। दूसरी तरफ यहाँ के किराएदार बहुत परेशान थे कि अब उनका क्या होगा। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जो कि मिस्टर जो से मिलने आया है, जो एक्सीडेंट की वजह से बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे। मिस्टर जो उनसे कहते हैं कि मुझे माफ कर देना। विंसेंजो कहता है माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम हुई। जिसके बाद मिस्टर जो उसे बताते हैं कि तुम्हें वो बिल्डिंग खुद ही तोड़नी होगी क्योंकि अगर बाबल ग्रुप ने इस बिल्डिंग को तोड़ा तो हमारे सोने का राज खुल जाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि बाबल ग्रुप से पहले तुम ही इस बिल्डिंग को तोड़ दो। इसके बाद हमें बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है कि उस बिल्डिंग में एक स्पेशल फीचर है, अगर गलती से बिल्डिंग के किसी भी हिस्से को तोड़ा गया तो पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो मारे जाएंगे। इसलिए जरूरी है उस बिल्डिंग को पहले खाली करवाया जाए और उसके बाद ही तोड़ा जाए। अब जो उस गोल्ड का असली ओनर था वो तो अब मर चुका था, इसलिए विंसेंजो का प्लान था कि वो मिस्टर जो के साथ उस सोने को निकाले और आपस में बांट ले। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस बेसमेंट के ठीक ऊपर एक टेंपल बना हुआ था और जहाँ पर दो मॉन्क भी रहते थे और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होते और बाबल ग्रुप ने भी इन्हें 11 दिनों का वक्त दिया था। 11 दिन के बाद वो इस बिल्डिंग को तोड़ देंगे, इसलिए विंसेंजो को 11 दिन में ही सोना यहाँ से निकालना होगा। दूसरी तरफ जब वो इस टेंपल के पास से जा रहा था तो लोगों को कहते हुए सुनता है कि उन्हें यहाँ का फ्लोर तोड़ना होगा क्योंकि उन्हें नया फ्लोर बनाना है, लेकिन विंसेंजो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अगर यहाँ का फ्लोर टूटा तो ये पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी क्योंकि यहाँ का जो फ्लोर है उस बेसमेंट से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो बोलता है कि फ्लोर तोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। दूसरी तरफ हम चाया को देखते हैं जिसके पास उसका असिस्टेंट भागा हुआ आता है और उसे बताता है कि बाबल फार्मास्यूटिकल का एक रिसर्चर अपनी कंपनी से भाग गया है। अब ये जानकर तो चाया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम सीईओ को देखते हैं जो फिर से अपने सीनियर के पास जाता है और विंसेंजो की माफिया होने की कहानी सुनाने लगता है, लेकिन इस बार भी उसके सीनियर को उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता और वो उसे यहाँ से भगा देता है। लेकिन सीईओ अपना प्लान बनाने लगता है और ठान लेता है कि वो अकेले ही विंसेंजो की सच्चाई सामने लाकर रहेगा। दूसरी तरफ हम विंसेंजो को देखते हैं जो मिस्टर होंग के पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे बाबल ग्रुप के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है और जो केस की डिटेल्स हैं वो मुझे चाहिए। मिस्टर होंग पहले तो नहीं मानते पर बाद में उस केस की डिटेल दे देते हैं। इसके बाद हम चाया को देखते हैं जो बाबल फार्मास्यूटिकल्स में जाती है और वहाँ की रिसर्चर को
को डांटती है कि 2 दिन पहले वो रिसर्चर यहाँ से भाग गया था और तुम मुझे 2 दिन बाद क्यों बता रही हो। अगर वो रिसर्चर मीडिया, पुलिस या फिर मेरे डैडी के पास पहुंच गया और बाबल फार्मास्यूटिकल के खिलाफ विटनेस बन गया तो वो केस हार जाएगी, और इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। इसके बाद हम एक मिस चोई नाम के प्रोसिक्यूटर को देखते हैं जो कि पैसों के लिए वही सच को झूठ बनाना, झूठ को सच बनाना ये काम करती है, और उसके सीनियर उसे किम नाम के बंदा केस देते हैं। लेकिन चोई ये केस लड़ना नहीं चाहती क्योंकि सारे सबूत किम के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उसके सीनियर उस पर दबाव डालते हैं और ये केस उसे संभालने के लिए कह देते हैं। इसके बाद हम चाया को देखते हैं जो अपने डैड से मिलने जाती है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं अगर वो रिसर्चर उसके डैड के पास पहुंच गया तो उसके डैड ये केस जीत जाएंगे और वो हार जाएगी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आती है वो देखती है उसके डैड तो आराम से सो रहे हैं, इसलिए उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि विंसेंजो बाबल ग्रुप के बारे में पढ़ रहा है, तो वो उससे पूछती है तुम ये क्यों पढ़ रहे हो। विंसेंजो उससे कहता है कि बाबल एक बहुत ही घटिया कंपनी है जो नकली दवाइयां बनाती है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। लेकिन ये बातें चाय को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो बाबल के लिए काम करती थी। अब ये बात सुनकर मिस्टर होंग तो विंसेंजो की बहुत तारीफ करते हैं और उन दोनों की सोच फिर से मिल जाती है। वो दोनों ही बाबल्स के अगेंस्ट हो जाते हैं और इस बात को लेकर चाया और मिस्टर होंग के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। इसके बाद हम वूसांग फर्म के डायरेक्टर मिस्टर हान को देखते हैं जो कि चोई के पास जाते हैं और उसे अपनी वूसांग फर्म ज्वाइन करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें चोई जैसे लॉयर्स की जरूरत थी जो कभी भी झूठ को सच और सच को झूठ बना सकते हैं, और इसके लिए वो उसे बहुत सारे पैसे भी ऑफर करते हैं। अब इतने सारे पैसे देखकर चोई भी इस फर्म को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम बाबल्स के चेयरमैन होन्सियो को देखते हैं जो कि एक स्केटिंग रिंग में होता है। वहां पर वो किसी आदमी से माफी मांग रहा था कि अभी तक मैं उस प्लाजा को खाली नहीं करवा पाया और दूसरे कामों के लिए भी माफी मांग रहा था, लेकिन वो आदमी इसे बहुत बुरी तरह से मारता है और कहता है तुम्हें अपना काम जल्दी खत्म करना चाहिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि बाबल्स ग्रुप का असली चेयरमैन होन्सियो नहीं है बल्कि ये इंसान है। अब ये कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम विंसेंजो और मिस्टर होंग को देखते हैं जो उसी आदमी से मिलने जाते हैं जो उनके पास बाबल ग्रुप की तरफ से ऑफर लेकर आया था। विंसेंजो उनसे कहता है कि हमें आराम से इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना चाहिए और प्लाजा को फिर से मेरे नाम कर दो, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद विंसेंजो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम वूसांग फर्म का सीन देखते हैं जहाँ पर वहाँ के डायरेक्टर मिस्टर हान सबको मिस चोई से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उन्हें ये भी बताते हैं कि मिस चोई यहाँ के सीनियर लॉयर होंगी, जो बात चाय को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि अब तक वही यहाँ की सीनियर लॉयर थी। इसके बाद हम विंसेंजो और मिस्टर होंग को देखते हैं जो बाबल ग्रुप के बारे में ही बातें कर रहे थे कि अगर उन्होंने नोटिस दिया तो वो 1 हफ्ते के अंदर इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर देंगे, चाहे कानूनी हो या फिर गैर कानूनी, वो किसी भी ढंग से काम कर सकते हैं क्योंकि वूसांग फर्म उन सबको बचा लेती है क्योंकि वहाँ के वकील बाबल ग्रुप के लिए काम करते हैं और वो भी उन्हीं की तरह करप्टेड हैं। दूसरी तरफ हम वूसांग फर्म का सीन देखते हैं जहाँ पर वो प्लाजा गिराने की प्लानिंग करते हैं। अब वो कानूनी तरीके से तो उस प्लाजा को नहीं गिरा सकते थे, इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं कि वो जानबूझकर बड़ी बड़ी मशीनें ले जाकर प्लाजा में डालेंगे और सफाई के बहाने से उनके प्लाजा की मेन बिल्डिंग को ही तोड़ देंगे और कह देंगे हमने गलती से तोड़ दिया। और इस प्लान से लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन उन सबको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन चाया को इस बात के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मासूम लोगों की जान जाए। इसके बाद हम वहाँ के डायरेक्टर मिस्टर हान को देखते हैं जो कि बाबल के चेयरमैन से बात कर रहे थे कि कल रात को 11 बजे वो बिल्डिंग गिरा देंगे, और ये बात जून सुन लेता है और वो जल्दी से आके चाय को सब कुछ बताता है कि कल रात 11 बजे वो प्लाजा को गिरा देंगे। अब ये बात जानकर चाय बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे फिक्र थी कहीं उसके डैड को कुछ ना हो जाए, इसलिए वो भागे भागे अपने डैड के पास जाती है जहां पर विंसेंजो भी था। वो उन्हें बताने ही वाली थी। इससे पहले मिस्टर होंग के पास किसी का कॉल आता है और ये वही रिसर्चर था जो कि बाबल फार्मास्यूटिकल से भाग गया था, इसलिए जल्दी से मिस्टर होंग इस रिसर्चर से मिलने यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए अब चाया विंसेंजो को ही सब कुछ बता देती कि कल रात 11 बजे प्लाजा को गिरा दिया जाएगा। अब ये सुनकर विंसेंजो ही परेशान हो जाता है कि वो इतनी जल्दी क्या करे जिससे कि वो प्लाजा को ना गिरा पाए। दूसरी तरफ मिस्टर होंग को देखते हैं जो कि उस रिसर्चर से मिलने के लिए उसके घर में पहुंच जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि वो रिसर्चर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो मिस्टर होंग को अंदर बुलाता है। लेकिन उन दोनों में क्या बातचीत हुई ये हमें दिखाया नहीं जाता। और दूसरी तरफ बिल्डिंग के सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि वो कल रात 11 बजे बिल्डिंग को गिरा देंगे, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि विंसेंजो को तो इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो आराम से बैठकर फोन चला रहा था। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे
कि अब वो क्या करे। और मिस्टर हान को भी पता चल जाता है कि आज 11 बजे बिल्डिंग गिर जाएगी। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इसे रोके। इसके बाद हम वूसांग के डायरेक्टर मिस्टर हान और चोई को देखते हैं जो कि डिनर कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक कलीग उसके पास आता है और उसे बता देता है कि बाबल फार्मास्यूटिकल से एक रिसर्चर भाग गया है। अब ये सुनकर तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम चाया को देखते हैं जो कि अपने डैड के पास कॉल करती है और उससे पूछते हैं कि वो रात 11 बजे प्लाजा गिरा देंगे, आप वहाँ से निकले या फिर नहीं। लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं कि वो अभी भी प्लाजा के अंदर ही है। ये सुनकर चाया को अपने डैड की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो जल्दी से कार लेकर जाती है और उस प्लाजा की तरफ निकल जाती है। रास्ते में वो बहुत ही बड़े बड़े बुलडोजर देखती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि बड़े बड़े बुलडोजर के साथ उस प्लाजा को गिराने के लिए तैयार था। लेकिन रास्ते में चाया बहुत डरी हुई थी क्योंकि भले ही उसकी अपने डैड के साथ ना बनती हो, लेकिन उसे अपने डैड की बहुत ज्यादा फिक्र थी कि कहीं उनको कुछ ना हो जाए। लेकिन जैसे ही वो प्लाजा में एंट्री करती है वो देखती है यहाँ पे तो बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग भी आए हुए हैं, जहाँ पर इटली के ब्रांड एम्बेसडर भी शामिल थे। अब यहाँ का हाल देखकर तो चाया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और दूसरी तरफ जब बाबल के यहाँ बिल्डिंग गिराने वाले लोग आते हैं वो भी ये पार्टी देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच वो बिल्डिंग नहीं गिरा सकते थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान विंसेंजो ने ही बनाया था, उसने ये पार्टी रखी थी और बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया था ताकि बाबल ग्रुप इस बिल्डिंग को आज ना गिरा पाए। अब ये जानकर मिस्टर होंग तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर विंसेंजो चाय को भी देखता है जो कि स्माइल कर रही थी और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ बाबल ग्रुप वाले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पुलिस को देखकर वो पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर पार्टी में बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, इसलिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए बाबल ग्रुप वाले आज इस बिल्डिंग को नहीं गिराते और विंसेंजो का प्लान कामयाब हो जाता है। इसके बाद चाया विंसेंजो से मिलने आती है और उससे पूछते हैं आखिर तुम इस प्लाजो को बचाना क्यों चाहते हो। तो इस पर विंसेंजो उसे कुछ नहीं बताता और यहाँ से चला जाता है और बस ये कहता है कि मुझे इस जगह से प्यार हो गया है, इसलिए मैं इसे बचाना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर बहुत अच्छे से पार्टी एंजॉय करते हैं और दूसरी तरफ यहाँ के सारे किराएदार बाबल ग्रुप वालों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो आज इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ पाए। दूसरी तरफ हम मिस चोई और मिस्टर हान को देखते हैं जो कि चाय पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं क्योंकि वो रिसर्चर भाग गया था और ये बात चाय ने उनको नहीं बताई थी। चाया उनको बताती है कि मैं ये केस अपने आप हैंडल कर लूंगी, प्लीज आप मुझ पर भरोसा कीजिए। इसके बाद चाया उस रिसर्चर जिसका नाम मेन था उसके बारे में सारी जानकारी निकाल लेती है और वो अपनी असिस्टेंट जुन को एक और काम देती है कि उसे विंसेंजो के बारे में सब कुछ पता करना है। दूसरी तरफ हम प्लाजा के लोगों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि बाबल ग्रुप के लोग इस प्लाजा को नहीं तोड़ पाए थे। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जो सोच रहा था कि मुझे कोई सॉलिड प्लान बनाना होगा क्योंकि मैं हर रोज पार्टी रख के इस प्लाजा को नहीं बचा सकता। इसके बाद अगले दिन जैसे ही चाय अपने ऑफिस में आती है तो वो देखते हैं कि मिस चोई एक अजीब सा डांस कर रही है जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही फनी डांस था। इसके बाद उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे विंसेंजो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वो इटली का रहने वाला है और वहाँ पर वो बहुत ही अच्छा लॉयर है। चाहे उसकी डिटेल्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि विंसेंजो बिल्कुल एक परफेक्ट इंसान था। इसके बाद हम ऑफिसर सीईओ को देखते हैं जो कि विंसेंजो का पीछा करते करते उस प्लाजा में आ जाता है ताकि वो उस पर नजर रख सके और वहाँ पे एक इटालियन शेफ होता है और वो उसके यहाँ पर नौकरी करने की ट्राई करता है। वो शेफ पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसे पैसे नहीं दे सकता था, लेकिन सीईओ तो यहाँ पर विंसेंजो पर नजर रखने आया था, इसलिए वो बोल देता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आप अपने पास रख लीजिए क्योंकि आपका खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। अब अपने खाने की तारीफ सुनकर वो इमोशनल हो जाता है और सीईओ को अपने यहाँ पर काम पर रख लेता है। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जो कि मिस्टर होंग को बताता है कि बाबल जो नई मेडिसिन बना रहा है जिसका नाम RDU19 है उसमें ड्रग्स मिले हुए हैं और ये कोई आम मेडिसिन नहीं है, इसमें ड्रग्स की मात्रा बहुत ज्यादा है और ये अगर पब्लिक तक पहुंच गई तो सब लोगों को इसकी आदत हो जाएगी और ये ड्रग धीरे धीरे इस देश के पूरे लोगों में फैल जाएगा, इसलिए हमें किसी तरह इसको रोकना होगा। मिस्टर होंग को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं बाबल कंपनी को कभी भी ये मेडिसिन लोगों में फैलाने नहीं दूंगा। कि तभी विंसेंजो के पास किसी का कॉल आता है और वो जल्दी से भागकर यहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं सीईओ भी उसी के पीछे था क्योंकि वो तो उस पर नजर रखने ही आया था। और हम देखते हैं विंसेंजो तो उस बेसमेंट के ऊपर वाले टेंपल में यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग बिछा रहा था क्योंकि पहले ही इस फ्लोर को तोड़ने की बातें कर रहे थे, अगर फ्लोर टूट जाता तो वो बेसमेंट का राज भी खुल जाता, इसलिए विंसेंजो ने यहाँ पर वार मैट बिछा दिए थे ताकि ये लोग इस फ्लोर को ना तोड़े। अब ये सब कुछ सीईओ को भी देख लेता है और वो सोचता है कि विंसेंजो कितना अच्छा इंसान है जो दूसरे धर्मों के भी वैल्यू करता है और कहता है कि मैं कितना गलत सोच रहा था इसके बारे में। इसके बाद सीईओ नोटिस करता है कि विंसेंजो कुछ टीनेज लड़कों को
सिगरेट पीने से भी रोकता है। अब ये देखकर तो सीईओ विंसेंजो से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ हम चाया को देखते हैं जो कि उस रिसर्चर मिन को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, इसलिए वो उसके दोस्तों से मिलने जाती है, या तो उनसे प्यार से पूछती है या फिर पैसे देकर उनसे पूछती है, लेकिन उसकी ये ट्रिक्स कोई काम नहीं आती और उससे मिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि अगर उसे मिन नहीं मिला तो उसके हाथों से ये केस चला जाएगा। कि तभी चाय के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिस चोई ने आज रात को एक पार्टी रखी है और उसमें चाय को जरूर से आना है। इसके बाद हम मिस्टर होंग को देखते हैं जो कि मिन की बातों के बारे में सोच रहा था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर होंग उस रिसर्चर मिन से मिलने गए थे। मिन उन्हें बताता है कि बाबल जो नई दवाई बना रहा है RD19 वो एक पेन किलर नहीं है, उसमें ड्रग्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर एक इंसान उसको लगातार लेगा तो उसको उसकी आदत पड़ जाएगी और अगर ये ज्यादा मात्रा में इंसान के शरीर में चली गई तो इंसान मर भी सकता है। वो उन्हें बताता है कि हमने ये दवाई एक इंसान पर टेस्ट की थी कि कितनी मात्रा में वो इस दवाई को झेल सकता है, लेकिन जैसे ही इस दवाई की ओवरडोज हुआ वो इंसान मर गया। लेकिन इस बात से भी बाबल ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मिस्टर होंग कहते हैं क्या ये बात तुम अदालत में कह सकते हो, मतलब कि गवाही दे सकते हो, लेकिन मिन मना कर देता है क्योंकि वो जानता था अगर उसने गवाही दी तो उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा, इसलिए वो इस डर से गवाही देने को नहीं मानता। और मिस्टर होंग इस बारे में सोच रहे थे कि वो क्या करे क्योंकि उनके पास कोई गवाह नहीं था। इसके बाद तभी यहाँ पर विंसेंट जो आता है और उससे कहता है कि बाबल ग्रुप एक बहुत ही ताकतवर कंपनी है, इसलिए आपको उनके खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए और आपको अब हार मान लेनी चाहिए। लेकिन मिस्टर होंग मना कर देते हैं कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी मिस्टर होंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और मिस्टर होंग विंसेंजो को भी अपने साथ लेकर वहां पर जाते हैं क्योंकि वहां पर योंजो एडमिट थी। दरअसल हमें पता चलता है कि योंजो को लीवर का कैंसर है, इसलिए मिस्टर होंग विंसेंजो को लेकर उसके पास आए थे। वहां पर मिस्टर होंग फिर से योंजो से कहते हैं कि उसे अपना केस रीओपन करवा लेना चाहिए, लेकिन योंजो इस बारे में मना कर देती है और हम नोटिस करते हैं कि विंसेंजो योंजो की ऐसे हालत में देखकर बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिस चोई की पार्टी का सीन देखते हैं जहां पर वू सैंग फर्म के सारे लॉयर आए हुए थे और यहाँ पर मिस चोई सबको अपनी कठपुतली की तरह नचा रही थी, मतलब सबको एक्टिंग करने के लिए कह रही थी। बारी बारी से सब लोग एक्टिंग करते हैं। इसके बाद मिस चोई चाया को बोलती है कि वो भी कुछ करके दिखाए। चाया पहले तो मना कर देती है। इसके बाद मिस चोई उसका मजाक उड़ाती है, वैसे तुमसे एक केस तो अच्छे से हैंडल नहीं होता, अब ये काम भी तुम नहीं कर सकती। और इस पर चाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो मिस चोई के सामने उसी का डांस परफॉर्म करके दिखाती है, मतलब कि जो अजीब सा फनी डांस वो उस दिन ऑफिस में कर रही थी, जिसे देखकर तो मिस चोई भी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। लेकिन सच में ये बहुत ही ज्यादा फनी सीन था। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जो कि बाबल ग्रुप के उस आदमी से मिलने जाता है जो उनके प्लाजा को खरीदने वाला था। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात करता है और कहता है कि उस प्लाजा को 2 महीनों से पहले बाबल ग्रुप हाथ भी ना लगाए। लेकिन वो आदमी कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। इसके बाद विंसेंजो उसे एक एनवलप देता है जिसमें उस आदमी के सारे इलीगल कामों की रिपोर्ट थी और उसमें जितने भी उसने गलत काम किए हैं उन सब का सबूत था। और तो और उसको अपनी वाइफ के होने के बावजूद भी किसी के साथ अफेयर चल रहा था और वो सारी फोटोज भी विंसेंजो ने उसमें डाल रखी थी। और ये सब देखकर उस आदमी के तो होश ही उड़ जाते हैं और उससे पूछता है तुम क्या चाहते हो। विंसेंजो बताता है कि तुम्हें 2 महीने तक बाबुल ग्रुप को रोकना होगा उस प्लाजा को तोड़ने से। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सारी चीजें मीडिया में लीक कर दूंगा और उससे तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। दूसरी तरफ मिस चोई की पार्टी को देखते हैं जो कि अब खत्म हो गई थी। जाने से पहले मिस चोई यहाँ पर चाय को धमकी देकर जाती है, अगर अगली बार मेरा तुमने मजाक उड़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि आज उस प्लाजा को तोड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार थे क्योंकि आज वहां पर कोई पार्टी नहीं हो रही थी। कि तभी मिस्टर पार्क के पास उसी आदमी का कॉल आता है जिसे कि विंसेंजो ने धमकी दी थी। वो उसे रोक देता है कि कुछ भी करो लेकिन वो प्लाजा नहीं टूटना चाहिए। इसलिए मिस्टर पार्क को भी अब उस प्लाजा को तोड़ने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता है। इसके बाद हम चाय को देखते हैं जिसे उसके फादर बुलाते हैं और बताते हैं कि बाबल जो नई पेन किलर बना रहा है वो असल में एक ड्रग है। वो उसे समझाते हैं कि तुम ऐसी गलत कंपनी का साथ क्यों दे रही हो, लेकिन चाय को उसकी बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता। वो सोचती है कि उसके फादर ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि वो केस जीत सके, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम विंसेंजो और मिस्टर होंग को खाना खाते हुए देखते हैं। यहाँ पर विंसेंजो मिस्टर होंग से योंजो की हालत के बारे में पूछता है। मिस्टर होंग उसे बताते हैं कि उसके पास बहुत ही कम टाइम है क्योंकि उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 ही महीने हैं। ये सुनकर विंसेंजो को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद मिस्टर होंग कहते हैं अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो अगली बार तुम ही अपनी माँ से खुद ही पूछ लेना। इसके बाद विंसेंजो उनसे पूछता है कि आपको कैसे पता चला। इस पर मिस्टर होंग बताते हैं कि मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जब योंजो केस की हियरिंग हो रही थी, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम भी उस दिन कोर्ट में आए हुए थे
और हमें पता चलता है कि मिस्टर होंग ने उस दिन विंसेंजो को देख लिया था जब जज ने योंजो के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसे सुनकर विंसेंजो को बहुत गुस्सा आ रहा था और मिस्टर होंग ने ये नोटिस कर लिया था। इसलिए मिस्टर होंग कहते हैं किसी और के लिए किसी को इतना गुस्सा नहीं आता, जरूर वो तुम्हारी फैमिली होगी, इसलिए मैं समझ गया कि वो तुम्हारी माँ है। इससे हमें पता चलता है कि योंजो विंसेंजो की माँ है, लेकिन योंजो विंसेंजो को बचपन में छोड़कर चली गई थी, इसलिए विंसेंजो आज तक अपनी माँ से नफरत करता है। इसके बाद मिस्टर होंग उसे समझाते हैं कि उसे अपनी माँ से फिर से बात करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बहुत ज्यादा देर हो जाए। इसके बाद हमें घर को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग चोरी से घुसते हैं और वहाँ पर गैस की पाइप को लीक कर देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये वही घर है जहाँ पर वो रिसर्चर रहते हैं। अब मिन तो यहाँ से भाग गया था, लेकिन उसके जो बाकी बचे हुए साथी थे वो यहीं पर रहते थे। अब यहाँ पर गैस लीक होती है और यहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है और इस धमाके में इन 14 रिसर्चर की जान चली जाती है। अब सुबह जब सब कुछ न्यूज में बताया जा रहा था तो मिस्टर होंग भी ये सब देख लेते हैं और उन्हें पता था कि बाबल ग्रुप ने जानबूझकर इन सारे रिसर्चर को मारा है ताकि उनमें से कोई भी इनके खिलाफ गवाही ना दे सके। अब ये बात जानकर वो क्राइम सीन पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब चाया और जून भी ये सारी इन्फॉर्मेशन देख रहे थे। जून उनसे कहता है कि तुम्हें बाबल ग्रुप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो भी उनके रास्ते में जाता है वो उसे मार देते हैं। पर चाय कहती है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वूसांग के डायरेक्टर मिस्टर हान और मिस चोई को भी न्यूज मिल जाती है। अब ये बात जानकर मिस्टर हान तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन मिस चोई उसे समझाती है कि मैं जानती हूँ ये सब बाबल के चेयरमैन ने करवाया है, क्योंकि उन रिसर्चर से उनको बहुत ज्यादा खतरा था। अगर वो उनके खिलाफ गवाह बन गए तो उनके लिए खतरा हो सकता है। इसके बाद मिस चोई ये भी कहती है कि मिस्टर चेयरमैन के लिए जो भी काम के बंदे नहीं होते वो उन्हें निकाल देते हैं, और अगर हम कल को उनके काम के नहीं रहे तो हम दोनों को भी मार डालेंगे। अब ये बात सुनकर मिस्टर हान तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर होंग को देखते हैं जो कि क्राइम सीन पर जाते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस ने पहले ही तहकीकात बंद कर दी थी, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला था। इसलिए वो बता देते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, लेकिन मिस्टर होंग कह रहे थे कि ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये मर्डर है। कि तभी वहां पर विंसेंजो आता है और मिस्टर होंग को समझाता है कि अब आपको ये लड़ाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल डेड एंड पर खड़े हैं। अगर अभी आपने लड़ाई बंद नहीं की तो वो लोग आपको भी मार डालेंगे। लेकिन वो मना कर देते हैं कि अगर इतने सारे लोगों को बचाने के लिए मेरी एक की जान चली भी गई तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम मिस चोई और मिस्टर हान को देखते हैं जो पहली बार बाबल के चेयरमैन होन्सियो से मिलने जाते हैं। होन्सियो कहता है कि जितने भी रिसर्चर मरे हैं उनकी फैमिली को अच्छे खासे पैसे मिलने चाहिए ताकि वो बाबल ग्रुप के खिलाफ कुछ भी ना कर सके। इसके बाद मिस चोई कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं वो सब कुछ देख लूंगी। इसके बाद मिस चोई को ये भी पता चल जाता है कि मेन रिसर्चर कहाँ पर है। इस बात को सुनकर मिस्टर हान बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मिस चोई ये भी बताते हैं कि वो रिसर्चर पहले ही चाया के डैड मिस्टर होंग से मिल चुका है। अब ये बात जानकर वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कहीं उन्होंने मिस्टर होंग को कुछ बता ना दिया हो। इसके बाद हम मिस्टर होंग को देखते हैं जिसके पास उसी रिसर्चर मिन का फोन आता है। मिन उससे कहता है कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वह जानता था कि अगर वो गवाही दे या फिर ना दे बाबल ग्रुप के लोग उसे मार ही डालेंगे, इसलिए कम से कम वो गवाही देकर दूसरे लोगों की जान तो बचा सकता है। और इस बात को सुनकर मिस्टर होंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम चाया को देखते हैं जिसके पास मिस चोई आती है और उससे कहती है कि तुम्हें अब इस बाबल फार्मास्यूटिकल के केस को लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने डैड की वजह से इस केस को अच्छे से हैंडल नहीं कर रही हो। जिस बात को सुनकर चाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड के ऑफिस में पहुंच जाती है और उन पर चिल्लाने लगती है कि आपकी वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ रही है। और इन दोनों के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है। चाया तो यहाँ तक कह देती है कि आपकी वजह से ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से इनका झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और दोनों का ही मूड खराब हो जाता है। इसलिए चाया यहाँ से गुस्से से चली जाती है, लेकिन तभी विंसेंजो उसके पास आता है और उसे समझाता है कि उसे अपने डैड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, कम से कम उसे उन्हें एक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम इस चोई को देखते हैं जो किसी को कॉल करती है और कहती है कि काम पूरा हुआ या नहीं। अब ये किसी और क्या करने के लिए कह रही है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम मिस्टर होंग और विंसेंजो को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। इसके बाद विंसेंजो उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करता है कि आपको इस मामले में हार मान लेनी चाहिए, लेकिन मिस्टर होंग तो मना कर देते हैं कि मैं ऐसे तो मरने वाला नहीं हूँ, मैं इस बाबल ग्रुप का पर्दाफाश तो करके रहूंगा। दूसरी तरफ हम इनको देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठकर बाबल ग्रुप के खिलाफ सबूत तैयार कर रहा था जो कि उसने अदालत में देने थे, लेकिन तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन मिन किसी तरह से अपनी खिड़की से नीचे कूदकर भाग जाता है और उन लोगों से बच जाता है और ये लोग उसका पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद मिन एक जगह पर छुप जाता है और मिस्टर होंग को कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर होंग उसका कॉल नहीं उठाते।
क्योंकि वो तो ड्रिंक करके पूरी तरह से टल्ली हो रखे थे। ड्रिंक करने के बाद मिस्टर होंग विंसेंजो को बताते हैं कि चाया एक बहुत ही अच्छी लॉयर बन सकती है, लेकिन वो सिर्फ सही का साथ नहीं देती। अगर उसे सही गलत की समझ हो तो वो मुझसे भी अच्छी लॉयर बन सकती है। ये कहकर मिस्टर होंग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं कि पीछे से उनके फोन पर बार बार मिन का कॉल आ रहा था, जिसे विंसेंजो भी नोटिस करता है, लेकिन वो उस कॉल को पिक नहीं करता। इसके बाद जैसे ही मिस्टर होंग वापस आते हैं, विंसेंजो उन्हें बता देता है कि आपके फोन पर बार बार किसी का कॉल आ रहा था। अब मिस्टर होंग को जैसे ही पता चलता है कि ये मिन का कॉल है तो वो उसका कॉल उठा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इससे पहले वो कुछ उससे बात कर पाता, वो लोग मिन को ही मार डालते हैं और इन दोनों को बात नहीं हो पाती। और यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर होंग बार बार मिन को कॉल लगाने ट्राई करते हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता कि तभी एक तेज रफ्तार में ट्रक आता है और इन दोनों को ही उड़ा देता है, जिसकी वजह से पूरा ही कैफेटेरिया बर्बाद हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से मिस्टर होंग की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, लेकिन किसी तरह विंसेंजो बच जाता है। अब चाया जैसे यहाँ पर आती है, उसे अपने डैड की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर तो वो बिल्कुल ही टूट जाती है। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं, जिसे कि हॉस्पिटल में लाया जाता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। और दूसरी तरफ चाया अपने डैड की डेड बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा रोती है और बिल्कुल ही टूट जाती है। इसके बाद चाया जैसे हॉस्पिटल से बाहर आती है और न्यूज में देखती है कि उसके डैड पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके डैड रिश्वत लेते थे और बाबल ग्रुप के खिलाफ गवाही देने के लिए उन्होंने लोगों को खरीदा था। अब अपने डैड की ऐसी बदनामी देखकर चाया को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम प्लाजा के लोगों को देखते हैं, जो कि मिस्टर होंग के जाने से बहुत ज्यादा दुखी थे। अब मिस्टर होंग के असिस्टेंट मिस्टर नाम इस लो फर्म को बंद करने डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद हम मिस्टर होंग के फ्यूनरल को देखते हैं, जहां पर चाया बहुत ज्यादा उदास थी और उसका असिस्टेंट जून उसे सहारा देता है। इन सारे इंसिडेंट के बाद और मिस्टर होंग पर झूठे आरोप लगने के बाद बाबल की नई दवाई RD-19 को मंजूरी मिल जाती है, ये जानते हुए कि वो कितनी बेकार दवाई है। और इससे मिस्टर होंग और मिस चोई बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद जैसे ही चाया अपने घर जाती है, उन सारी फोटोज को देखती है जिसे कि उसके डैड ने बड़े संभाल कर रखा था। इनके ऊपर कुछ लेटर्स भी लिखे थे, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी बेटी चाय से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब ये देखकर तो चाय बहुत ज्यादा रोती है और उसे अपने डैड की बहुत ज्यादा याद आती है। यहाँ से सीधा चाय जाती है विंसेंजो से मिलने और कहती है, मैं जानती हूँ ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, जरूर किसी ने मेरे डैड को जानबूझकर मारा है। और वो विंसेंजो से कहती है कि प्लीज तुम उठ जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरे साथ दे सकते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं विंसेंजो एकदम से उठ जाता है, जिसे देखकर चाय हैरान हो जाती है। इसके बाद विंसेंजो चाय के साथ मिस्टर होंग की ग्रेव पर जाता है और उसे पूछता है कि अब तुम इसके आगे क्या करोगी। चाय उसे बताते हैं कि मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, उनका जरूर मर्डर हुआ है और अब मैं ये पता लगा के रहूंगी कि ये किसने किया है। इसके बाद चाया जैसे ही अपने घर जाने के लिए निकलती है, वो न्यूज में सुनती है कि बाबल फार्मास्यूटिकल के एक रिसर्चर की लाश नदी के पास मिली है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मिन की थी। ये सोचकर चाया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि मेरे डैड की मौत और मिन की मौत एक ही दिन कैसे हो सकती है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसलिए अब उसे अपने डैड की बातों पर यकीन हो जाता है कि बाबल एक बहुत ही घटिया और बेकार कंपनी है और ये सब उसी ने किया है। इसलिए वो जल्दी से वुसेंग के ऑफिस में जाती है और अपना रेजिग्नेशन दे देती है और कहती है कि मेरे डैड की मौत और उस रिसर्चर की मौत एक ही दिन हुई है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसके बाद डायरेक्टर मिस्टर हान कहता है कि तुम अपने डैड की मौत का इल्जाम हमारे ऊपर कैसे लगा सकती हो। चाय कहती है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन मैं पता करके रहूंगी कि इसके पीछे किसका हाथ है। और ये सब बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन डायरेक्टर उसे समझाते हैं कि अगर तुमने इस फर्म को छोड़ दिया तो तुम्हें अपना घर और गाड़ी भी वापस देनी होगी। इसलिए चाया उनको अपनी कार की वापस कर देती है और अपने घर को छोड़कर अपने डैड के घर में शिफ्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम विंसेंजो को देखते हैं, जो कि न्यूज सुन रहा था, जिसमें बस सब जगह बाबल ग्रुप की नई दवाई की तारीफें चल रही थी, जबकि विंसेंजो जानता था कि ये दवाई कितनी खतरनाक है और इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो सीधे उस जगह पर जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर जाकर हमें पता चलता है कि विंसेंजो उस ट्रक ड्राइवर को जानता था जिसने एक्सीडेंट किया है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। इसके बाद वो मिस्टर जो के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इसके बाद हम बाबल ग्रुप के चेयरमैन होन्सियो को देखते हैं, जो जैसे ही अपने घर में आता है और अपने बेडरूम में जाता है तो उसके बेडरूम में एक तकिए पर किसी ने 50 सिरिंज लगा रखे थे और वहां पर बहुत सारा खून पड़ा था। अब ये देखकर तो होन्सियो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है ये किसने किया। इसके बाद हम मिस चोई और मिस्टर हान को देखते हैं, जिन्हें कि इस बारे में पता चल जाता है। वो इस बारे में बात करते हैं कि चेयरमैन के घर में ऐसे कोई कैसे घुस सकता है, ये किसी छोटे मोटे आदमी काम नहीं है। और जून किसी न किसी बहाने से इन दोनों की बातें सुन रहा था। इसके बाद मिस चोई कहती हैं क्यों न हम इसका इल्जाम उस चाया पर लगा दें और इस बात पर मिस्टर हान भी एग्री हो जाते हैं। इसके बाद वो होन्सियो कॉल करते हैं और उसे बता देते हैं कि ये सब चाया ने ही किया है, क्योंकि वो अपने डैड की मौत का जिम्मेदार बाबल ग्रुप को मानती है। इस पर होन्सियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि उस चाया को जेल में बंद कर दो। दूसरी तरफ हम चाया को देखते हैं, जो अपने डैड की फर्म को संभालने का डिसाइड कर लेती है, जो कि उस प्लाजा में थी। लेकिन तभी वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं और चाया को गिरफ्तार करके ले जाते हैं।
इसके बाद चाय उनसे पूछते हैं कि मैंने क्या किया है। इसके बाद वो बता देते हैं कि तुमने बाबल के चेयरमैन के घर में घुसकर उन्हें धमकी दी है और उसके तकिए में 50 सिरिंज भी घोंप दिए हैं। इसके बाद चाय कहती है तुमने क्या मुझे वंडर वुमन समझा है। वो उन्हें समझाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दूसरी तरफ मिस्टर नाम को देखते हैं जो कि विंसेंजो के पास हेल्प मांगने जाता है कि वो चाय की हेल्प कर दे, लेकिन विंसेंजो कहता है कि वो बहुत ही अच्छी लॉयर है इसलिए वो अपने आप वहां से बाहर निकल सकती है। लेकिन रात से सुबह हो जाती है और अब तक चाय वहां से नहीं आई थी। दूसरी तरफ हम चाय को देखते हैं जो कि बेचारी पुलिस स्टेशन में ही सो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि पुलिस इंस्पेक्टर को वो सांग फर्म ने पैसे दिए हैं ताकि वो चाय को ना छोड़े। कि तभी यहाँ पर जून आता है और उन सब पर भड़कने लगता है कि तुम्हारे पास अगर कोई सबूत नहीं है तो तुम चाय को छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि हमारे पास सबूत है लेकिन तुम्हारे पास चाय की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर विंसेंजो आ जाता है और वो चाय की बेगुनाही का सबूत देता है कि जिस वक्त चेयरमैन के घर में वो सब कुछ हुआ उस वक्त चाय अपने घर में थी, इसलिए ये सबूत देकर वो यहाँ से चला जाता है। इस वजह से इंस्पेक्टर को चाय को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद चाय विंसेंजो के पास जाती है और कहती है मैं जानती हूँ ये तुम्हारा ही काम है और जब तुम्हें लगा कि मैं फंस गई इसलिए तुम मेरी हेल्प करने के लिए आ गई। लेकिन विंसेंजो मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद चाय का असिस्टेंट जून भी उससे मिलता है तो विंसेंजो उससे पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो, तो वो बता देता है कि चाय ने मुझसे ही तुम्हारी जासूसी करवाई थी। अब ये बात सुनकर तो चाय उसे जोर से किक मारती है और कहती है तुम्हें सबके सामने ये बात नहीं करनी चाहिए। चाय और विंसेंजो कॉफी शॉप पर जाते हैं। चाय उससे पूछती है कि तुमने चेयरमैन के साथ ऐसा क्यों किया। विंसेंजो कहता है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद विंसेंजो उसे बताता है कि तुम्हारे डैड की मौत से पहले उस रिसर्चर मिन का कॉल आ रहा था और मैं जानता हूँ वो दोनों कुछ तरह कनेक्टेड हैं और शायद उसी रिसर्चर मिन ने तुम्हारे डैड को कुछ बताया होगा बाबल फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ। अब चाय को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है अगर तुमने पहले मुझे सब कुछ बता दिया होता तो मैंने अब तक बाबल ग्रुप को बर्बाद कर दिया होता। लेकिन विंसेंजो कहता है कि बाबल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, उनके लिए लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम ये सब भूल कर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो। लेकिन चाय कहाँ मानने वाली थी, उन्होंने उसके डैड को मार दिया था इसलिए कहती है कि मैं उनसे बदला लेकर आऊंगी। इसके लिए वो विंसेंजो के साथ डील कर लेती है कि मैं तुम्हारी उस प्लाजो को वापस दिलाने में मदद करूंगी लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे डैड के केस में मेरी हेल्प करनी होगी। अब विंसेंजो भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो जेल में जाते हैं जहाँ पर वो ड्राइवर बंद था। वो उस ड्राइवर से पूछते हैं कि तुम्हें मिस्टर होंग को मारने का ऑर्डर किसने दिया था। वो पहले तो मना करता है लेकिन बाद में जब विंसेंजो से धमकी देता है तब वो उस आदमी का नाम और नंबर बता देता है जिसने कि उसको ऑर्डर दिया था और इस आदमी का नाम होता है मिस्टर फियो। इसके बाद विंसेंजो और चाया दोनों ही मिस्टर फियो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जिसमें मिस्टर नाम भी उनका साथ देते हैं। दूसरी तरफ हम जेल का सीन देखते हैं जहां पर उस ड्राइवर को मार दिया जाता है ताकि वो किसी और के सामने अपना मुंह ना खोले। इसके बाद विंसेंजो, चाया और मिस्टर नाम मिस्टर फियो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जो कि एक बार में होता है। वहां पर विंसेंजो और उसके बीच लड़ाई हो जाती है लेकिन विंसेंजो बड़ी आसानी से उसे बेहोश कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो मिस्टर फियो के साथी को ढूंढ सके। इसके बाद मिस्टर फियो अपने साथी को कॉल करता है जिसका नाम किम होता है और हमें पता चलता है कि ये विंसेंजो का ट्रैप था जिसकी हेल्प से वो किम को भी पकड़ लेते हैं और उन दोनों को ले जाकर एक सुनसान जगह पर बांध देते हैं। और विंसेंजो उन्हें गन पॉइंट पर पूछता है कि मिस्टर होंग को मारने का ऑर्डर किसने दिया था, लेकिन वो दोनों विंसेंजो कुछ भी नहीं बताते। चाहे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज बता दो वरना ये तुम्हें मार डालेगा, लेकिन इस पर भी वो अपना मुंह नहीं खोलते। इसलिए विंसेंजो गुस्से में मिस्टर फियो को गोली मार देता है जिसे देखकर तो चाय और मिस्टर किम की हालत खराब हो जाती है। विंसेंजो उससे कहता है कि अगर तुमने भी अपना मुंह नहीं खोला तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। अब इस डर से कि वो उसे मार डालेगा मिस्टर किम बता देता है कि मिस्टर होंग को मारने का ऑर्डर मिस चोई ने दिया था और इसके बाद विंसेंजो उसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ हम इस चोई को देखते हैं जो कि वॉशिंग मशीन सेंटर में होती है कि तभी वहां पर कोई आता है और मिस्टर फियो और मिस्टर किम के खून से भरे हुए कपड़े वहां पर छोड़कर चला जाता है जिसे देखकर मिस्टर चोई हैरान हो जाती है। इसके बाद विंसेंजो उसे उन दोनों की लाशों की फोटो भेजता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि तभी उसके पास विंसेंजो कॉल आता है और उसे पूछता है कि मैं जानता हूँ मिस्टर होंग को मारने का ऑर्डर तुमने ही दिया था, लेकिन चोई मना कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कि तभी उसे थोड़ी दूर पर वही ट्रक दिखाई देता है। मैं जानता हूँ कि मिस्टर होंग को तुमने ऐसे ही मरवाया था, लेकिन इस पर भी मिस चोई मना कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसके ऐसा कहते ही वो ट्रक उसके पास आने लगता है। वो तो शॉप के कोने में जाकर छिप जाती है और उसे कहती है आखिर तुम उसे क्या चाहते हो। विंसेंजो उसे कहता है सबसे पहले तो तुमने जो मिस्टर होंग के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं कि वो एक भ्रष्टाचारी वकील थे वो सारे हटाओ और साबित करो
वो बहुत ही ईमानदार वकील थे और बाबल ग्रुप जो नई दवाई बना रहा है उसकी भी सच्चाई तुम्हें दुनिया को बतानी होगी। लेकिन मिस चोई इस पर मना कर देती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। विंसेंजो से कहता है ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि आजादी की भी कोई कीमत होती है, और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ हम बाबल ग्रुप के वेयर हाउस को देखते हैं जहाँ पर वो दवाइयाँ बनाते थे कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि हम इस पूरी जगह को डिसइंफेक्ट करने आए हैं, इसलिए सब लोग यहाँ से बाहर चले जाओ। और हमें पता चलता है कि डिसइंफेक्ट करने के बहाने ये लोग विंसेंजो के आदमी थे जो कि पूरे वेयर हाउस में कैरोसिन छिड़क देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जो कि अपना खास स्पेशल लाइटर निकालता है और बाबल ग्रुप के पूरे वेयर हाउस को आग लगा देता है और अपना काम करके विंसेंजो यहाँ से निकल जाता है। और हमें पता चलता है कि इस काम में विंसेंजो का साथ मिस्टर होंग के दोस्तों ने दिया था जो कि बाबल ग्रुप के खिलाफ थे। इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि विंसेंजो ने मिस्टर फी और मिस्टर किम को नहीं मारा था, बस उसने मारने की एक्टिंग की थी ताकि वो डर के मारे सच बोल दे। इसके बाद विंसेंजो मिस्टर फियो से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन तुम दोनों को मेरे लिए काम करना होगा। अब मिस्टर फियो के पास कोई और चॉइस तो नहीं होती, इसलिए वो विंसेंजो को साथ देने के लिए मान जाता है। विंसेंजो सबसे पहले उससे पूछता है कि मुझे बाबल ग्रुप का वेयर हाउस जानना है जहाँ पर वो दवाइयाँ बनाते हैं, और इस तरह विंसेंजो ने बाबल ग्रुप के वेयर हाउस को ढूंढा और उसको आग लगा दी। थोड़ी देर बाद होन्सियो को भी पता चल जाता है, इसलिए वो भागा भागा यहाँ पर आता है और पूछता है कि आग इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। इसके बाद रिवील होता है इस ड्रामे का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि बाबल ग्रुप का जो असली चेयरमैन है वो कोई और नहीं, चाय का असिस्टेंट जून होता है। और सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो असली चेयरमैन है वो जून हो सकता है। इसके बाद होन्सियो से कहता है कि मैं जानता हूँ ये उसी आदमी का काम है जो कि मेरे घर में घुस आया था और मेरे तकिए में 50 सिरिंज घोंप दिए थे, और ये दोनों अपनी आंखों से अपनी ही बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। इसके बाद हम विंसेंजो को देखते हैं जो कि दूर से ये नजारा देख रहा था और वो मिस्टर होंग की एक बात को याद करता है कि उन्होंने कहा था कि मैं उस पूरे बाबल ग्रुप को आग लगा दूंगा, और विंसेंजो ने उनकी इच्छा पूरी कर दी थी। इसके बाद उनके सब साथी विंसेंजो और चाया को थैंक्स बोलते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, और आज ये अपनी जीत पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और इसकी खबर मिस चोई और मिस्टर हान को भी लग जाती है। मिस चोई कहती है कि बाबल को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया होगा। डायरेक्टर हान कहते हैं कि नुकसान नहीं, ये तो पूरी सुनामी आ गई है। इसके बाद ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये किसने किया है। दूसरी तरफ हम जुन और होन्सियो को देखते हैं। होन्सियो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था कि कोई बाबल के वेयर हाउस को आग कैसे लगा सकता है। जुन उससे कहता है कि प्लीज शांत रहो, मुझे ज्यादा ऊंची आवाज वाले लोग पसंद नहीं है। लेकिन होन्सियो फिर भी नहीं मानता, तो जुन उसके गले में एक तौलिया फंसा देता है और उसके गले को दबाने लगता है। वो उससे कहता है कि माना तुम चेयरमैन हो, लेकिन तुम मेरे हाथ की सिर्फ कठपुतली हो। बाबल का असली चेयरमैन मैं हूँ। अगर अगली बार मेरे सामने जबान चलाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो उससे कहता है कि वेयर हाउस में जो आग लगी है उसे एक एक्सीडेंट की तरह ही बताना, वरना हमारी बाबल कंपनी की रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है। और इस पर होन्सियो भी हाँ कह देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि होन्सियो और जुन दोनों भाई भाई हैं, लेकिन जुन होन्सियो को सिर्फ कठपुतले की तरह यूज करता है। दूसरी तरफ हम विंसेंजो और चाया को देखते हैं जो कि अपनी जीत की खुशी मना रहे थे। चाया उससे कहती है कि अगर हम ऐसे ही खुले में पटाखे फोड़ते रहे तो वो हमें पकड़ लेंगे। विंसेंजो उससे कहता है कि तुमने ठीक कहा, इसलिए हमें उन्हें कानूनी तौर पर हराना होगा, साबित करना होगा कि उनकी दवाइयाँ बहुत ही ज्यादा घटिया और बेकार होती हैं, ऐसे ही हम उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन चाया कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बाबल के सारे कारनामों के बारे में जानती हूँ, क्योंकि मैं पहले उन्हीं के लिए काम करती थी। विंसेंजो से कहता है चलो फिर बताओ कि बाबल कंपनी को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। चाहे उसे बताती है कि बाबल की एक कंपनी है जो बहुत सारे पैसे कमाती है और बहुत ही घटिया केमिकल्स बनाती है, जिसकी वजह से बाबल कंपनी टिकी हुई है, और वो है बाबल केमिकल्स। अगर हमें बाबल को बर्बाद करना है तो हमें सबसे पहले बाबल केमिकल्स को बर्बाद करना होगा। इसलिए अब ये दोनों बाबल केमिकल्स के पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम प्लाजा का सीन देखते हैं जहाँ पर एक मोंग के दोस्त को देखते हैं जिसका नाम ली होंग होता है, और वो भी बाबल केमिकल्स में ही काम करता है। वो अपने दोस्त से मिलने आता है कि तभी उसकी नाक से खून आने लगता है। वो मोंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन वो मना कर देता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटी सी बीमारी है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विंसेंजो को देखते हैं जो कि होन्सियो से मिलने जाता है और उससे थोड़ी बहुत ऐसी बातें करता है जो कि एक कंपनी के सीईओ को पता होनी चाहिए। लेकिन उससे बात करने के बाद विंसेंजो को समझ में आ जाता है होन्सियो बाबल ग्रुप का रियल ओनर नहीं है। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो कि न्यूज में देख रहा था। न्यूज में बताया जा रहा था कि बाबल के वेयर हाउस को किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। इसी वजह से बाबल के जितने भी स्टॉक्स थे वो गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। तभी वो चाय को कॉल करता है और उससे बाबल के बारे में पूछने लगता है। तो चाय उससे कहती है जैसी करनी वैसी भरनी, उनके साथ अच्छा ही हुआ, वैसे भी उन्होंने कितने सारे लोगों के साथ बुरा किया है। चाय की ऐसी बातें सुनकर जून को शक होने लगता है कि कहीं इसी ने तो मेरे वेयर हाउस को आग नहीं लगाई
लगाई है। इसके बाद विंसेंजो और चाया को मिलते हुए देखते हैं, जहाँ पर विंसेंजो चाया को बता देता है कि होंसियो बाबल ग्रुप का असली ओनर नहीं है, असली ओनर कोई और है जो कि छुप के वार कर रहा है। इसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि अगर हमें बाबल ग्रुप के असली ओनर को सामने लाना है तो हमें होंसियो को रास्ते से हटाना होगा। दूसरी तरफ मिस चोई को देखते हैं, जो कि विंसेंजो के बारे में बहुत सस्पिशियस थी। वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगती है। डायरेक्टर हान उसे बताते हैं कि वो इटली में बहुत ही अच्छा और नॉर्मल सा लॉयर है, लेकिन मिस चोई को अभी भी उस पर शक था और वो कहती है कि मैं विंसेंजो से खुद मिलने जाऊंगी। इसलिए वो प्लाजा निकल जाती है विंसेंजो से मिलने के लिए और अपने साथ एक छोटा सा प्लांट भी लेकर जाती है। जैसे वो प्लाजा में आती है, उनके सामने मिस्टर नाम बैठे होते हैं, जो अपने आप को विंसेंजो कहकर इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मिस चोई को उसका हुलिया देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये विंसेंजो नहीं हो सकता। इसलिए वो उसको प्लांट पकड़ा देती है और उसे डांटकर यहाँ से जाने लगती है कि तभी सामने से उसे चाया और विंसेंजो आते हुए दिख जाते हैं। चाया उससे कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। चाया विंसेंजो से कहती है कि तुम अपना मुंह मत खोलना, वरना उसे पता चल जाएगा कि तुमने उसे धमकी दी थी। इसलिए जब वो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं तो चाया मिस चोई से कहती है कि विंसेंजो गला खराब है, इसलिए वो बोल नहीं सकता। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। इसके बाद मिस चोई बताती है कि तुमने अपनी नई फर्म खोली है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कांग्रेचुलेशन विश कर दूं और मैं तुम्हारे लिए देखो प्लांट भी लेकर आई हूँ। इसके बाद वो बोलती है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये फर्म सही सलामत चलती रहे तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम बाबल ग्रुप के खिलाफ कुछ ना करो। और विंसेंजो को भी यही सेम बात बोलती है, लेकिन विंसेंजो उसके सामने अपना मुंह बंद रखता है ताकि मिस चोई को उसकी सच्चाई पता ना चल जाए कि विंसेंजो ने ही उसे धमकी दी थी। अब उसे यहाँ तो कुछ पता नहीं चलता, इसलिए वहां से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो सोच लेती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके बाद हम डायरेक्टर हान को देखते हैं, जो कि जुन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम अब असिस्टेंट नहीं रहोगे। चेयरमैन ने कहा है कि मैं तुम्हें वू संग फर्म का एक लॉयर बना दूं। अब ये सुनकर जुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दूसरी तरफ डायरेक्टर हान ये सोचता है कि चेयरमैन ने इसका प्रमोशन करने के लिए क्यों कहा है, जबकि हम असल बात तो जानते हैं कि जुन ही बाबल का असली चेयरमैन है और वो होंसियो को कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ हम चाया, विंसेंजो और मिस्टर नाम को देखते हैं, जिन्होंने की बाबल केमिकल्स की सारी जानकारी निकाल ली थी। चाया उन सबको बताती है कि बाबल फार्मास्यूटिकल्स की तरह बाबल केमिकल्स भी बहुत ही बेकार और घटिया दवाइयां बनाते हैं, जिससे कि लोगों की जान जाती है। अब तक टोटल 11 लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे लोग इसके विक्टिम्स भी हैं। और जिस दवाई से लोगों की जान जा रही है उसका नाम है BLSD और ये भी एक नार्कोटिक ड्रग है, जिसकी वजह से लोगों को ल्यूकीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, फिर उन लोगों की जान चली जाती है। विंसेंजो से पूछता है तो लोग बाबल के खिलाफ केस क्यों नहीं करते। चाहे उसे बताती है क्योंकि वो पहले ही वकीलों को, डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल को खरीद के रखते हैं ताकि उनकी असली बातें बाहर ना आए। इसके बाद हम एक लॉयर सी योंग को देखते हैं, जो कि बाबल केमिकल्स के विक्टिम्स का लॉयर था, लेकिन वो बाबल ग्रुप के साथ मिला हुआ था। उसने विक्टिम्स को वादा किया था कि वो बाबल से उन्हें इंसाफ दिलाएगा, लेकिन वो एंड टाइम पर बदल जाता है और बाबल ग्रुप से बहुत सारे पैसे ले लेता है और उन विक्टिम से कहता है कि हमें बाबल ग्रुप से पैसे लेकर इस केस को सेटल कर देना चाहिए। इसके बाद चाया बताती है कि अगर बाबल केमिकल्स में कोई रिसर्चर बीमार हो जाता है तो उसे बाबल के हॉस्पिटल में ही लाया जाता है और उन रिसर्चर को बताया जाता है कि ये रिसर्चर अपनी बीमारी की वजह से बीमार हुआ है, इसमें बाबल ग्रुप की कोई गलती नहीं है। तो कुल मिलाकर इन्होंने लॉयर्स को खरीद रखा है, डॉक्टर्स को खरीद रखा है, सबको खरीद के रखा है और मीडिया भी इन्हीं का साथ देती है, इसलिए बाबल केमिकल्स का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए विंसेंजो और चाया सबसे पहले लॉयर सी योंग के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं हम जानते हैं कि तुम विक्टिम्स को धोखा दे रहे हो और बाबल ग्रुप के साथ मिले हुए हो, इसलिए तुम ये केस छोड़ दो क्योंकि इस केस को अब हम दोनों हैंडल करने वाले हैं। लेकिन वो लॉयर उसकी बातों को मानने से इनकार कर देता है और कहता है मैं इस केस को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इस केस की वजह से उसे बाबल ग्रुप से बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन विंसेंजो उसे धमकी देकर चला जाता है कि अगर तुमने इस केस को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ होंसियो को देखते हैं, जिसके पास जुन का कॉल आता है। जुन उससे कहता है कि बाबल केमिकल्स में जाओ और वहां पर रिपोर्टर्स भी आए हुए हैं, वहां पर अनाउंस कर दो कि BLSD मार्केट में आने के लिए तैयार है। इसके बाद हम विंसेंजो और चाया को देखते हैं। अब उन्होंने लॉयर सी योंग का तो इंतजाम कर दिया था, लेकिन उन्हें विक्टिम्स को भी मनाना था ताकि वो लोग उन दोनों को अपना वकील बना ले बाबल केमिकल्स के खिलाफ। इसलिए वो इन विक्टिम्स को मनाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। सबसे पहले चाया उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि मैं आप सभी का साथ दूंगी, इसलिए हम दोनों को अपना लॉयर बना लीजिए, मैं आपको बाबल केमिकल्स के खिलाफ जरूर जीत दिला सकती हूँ। लेकिन विक्टिम्स को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानते। लेकिन विंसेंजो उन्हें कहता है कि हम हार मानने वाले लॉयर नहीं हैं, हम अपनी ताकत से और दिमाग से आपको जीत दिला सकते हैं। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर विक्टिम्स को उस पर भरोसा होने लगता है और अपना केस उन दोनों को सौंप देते हैं। इसके बाद हम होंसियो को देखते हैं, जो बाबल केमिकल्स में पहुंच जाता है और वहां अपने रिसर्चर से मिलता है और उन्हें कहने लगता है कि BLSD मार्केट में आने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसी बात तो हम जानते थे, BLSD कितनी खतरनाक दवाई है। इसके बाद वो एक एक करके सारे रिसर्चर से हाथ मिलाता है। इसके बाद हम नोटिस करते हैं प्लाजा में जो मोंक रहता था उसका दोस्त ली होंग भी इसी बाबल केमिकल्स में काम करता है। जैसे
जैसे ही होन्स्यो उसके पास हाथ मिलाने आता है उसे खून की उल्टी हो जाती है, जिसे वो पूरी होन्स्यो पर ही कर देता है, जिसकी वजह से ली होंग वहीं पर बेहोश हो जाता है और होन्स्यो पर खून के छींटे पड़ जाते हैं। लेकिन होन्स्यो इतना घटिया होता है कि वो अपने लिए एम्बुलेंस मंगवाता है, ना कि ली होंग के लिए, और यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम प्लाजा के रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर पार्क अपने गुंडों को लेकर फिर से आ गया था और वो खाना खाने के बहाने वहाँ के खाने में बहुत सारी अजीब सी चीजें मिला देता है, जैसे लोहे की कील, बहुत सारा कचरा, और इसका इल्जाम वो रेस्टोरेंट पर लगा देता है क्योंकि वे जानबूझकर उसके रेस्टोरेंट को बंद करवाना चाहते थे और वो यहाँ पर तोड़फोड़ भी करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर विंसेंजो आ जाता है और एक बार फिर से उन सब की अच्छी खासी पिटाई कर देता है और उन सबको यहाँ से भगा देता है। इसके बाद हम जून को देखते हैं जो कि चाय से मिलने आया था। वो उसे बताता है कि वो संगफर्म ने मुझे वहाँ का लॉयर बना दिया है, अब वहाँ पे मैं सिर्फ एक इंटर्न नहीं रहा। अब ये सुनकर चाय उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है। जून उसे कहता है कि कम से कम मुझे एक ट्रीट तो खिला ही सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं चाय उन दोनों को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है और चाय को स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद था और हम यहाँ पर देखते हैं वो इन दोनों को भी स्पाइसी खाना खाने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों में ही कंपटीशन होने लगता है कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्पाइसी खाना खा सकता है और यहाँ पर स्पाइसी खाना खाने की वजह से जून और विंसेंजो दोनों की हालत खराब हो जाती है और उनकी कानों से धुआं निकलने लगता है। लेकिन चाय पर तो कोई असर नहीं पड़ता और वहाँ पर उन दोनों का पूरा मुंह ही जल जाता है और वो पूरा पानी पानी करने लगते हैं और बोतल ही खाली कर देते हैं। ये सच में बहुत ही ज़्यादा फनी सीन होता है। इसके बाद हम उसी प्लाजा के मोंग को देखते हैं जो अपने दोस्त से मिलने आया था जिसे खून की उल्टी हुई थी। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो बताता है कि बस मुझे ल्यूकीमिया हुआ है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद वो मोंग के डॉक्टर से पूछता है कि इसे क्या हुआ है। वो बताता है कि ज़्यादा काम करने की वजह से उसे ल्यूकीमिया हो गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो मोंग कहता है कि ये बबल केमिकल्स में काम करता है, कहीं उन केमिकल्स की वजह से तो उसे कुछ नहीं हो गया। लेकिन इस पर डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये बबल्स केमिकल्स की गलती नहीं है क्योंकि ये डॉक्टर भी बबल केमिकल साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ वो मोंग जाकर ये सारी बातें प्लाजा के लोगों को बता देता है और विंसेंजो चाय और सभी को ली होंग के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि ली होंग एक बहुत ही अच्छा इंसान था, सब उसकी मदद करना चाहते थे। इसके बाद विंसेंजो बताता है कि ये सारी बबल केमिकल्स की गलती है, जितने भी लोग बबल केमिकल्स में काम करते हैं उन्हें ल्यूकीमिया नाम की बीमारी हो जाती है जो कि वहाँ के एक हार्मफुल केमिकल BLSD की वजह से होती है। इसलिए वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो बबल केमिकल्स को बर्बाद करके रहेंगे। इसलिए वो सबसे पहले लॉयर सियोंग को टारगेट करते हैं। वो जैसे ही अपने ऑफिस में आता है चाहे उसे बताते हैं कि विक्टिम्स ने हम दोनों को अपना लॉयर बना लिया है और तुम्हें लात मार के इस केस से बाहर निकाल दिया है, इसलिए चुपचाप इस केस से निकल जाओ। इसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर विंसेंजो और चाय ने उन सारे विक्टिम्स को बता दिया था कि लॉयर सियोंग ने बाबल ग्रुप से पैसे लिए हैं केस हारने के लिए, इसलिए सारे विक्टिम्स अब चाय और विंसेंजो को साथ देने लगते हैं। इसके बाद विंसेंजो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें अपने पैसों को संभाल के रखना चाहिए था। अब उसे डर लगता है कि मेरे पैसों को कुछ ना हो जाए, इसलिए वो जाकर अपना सेफ खोल के देखता है लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं होता और वहाँ सिर्फ डोनेशन के कागज होते हैं, मतलब कि विंसेंजो ने उसके सारे पैसे डोनेट कर दिए थे। वो इस बात पर बहुत ज्यादा रोता है कि तभी पीछे से एक आदमी आता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम विंसेंजो और चाय को देखते हैं जो कि वो संग फार्म में जाते हैं और मिस चोई और डॉक्टर हान को बताते हैं कि अब बाबल ग्रुप के विक्टिम्स का केस मैं और विंसेंजो हैंडल करने वाले हैं। लॉयर सियोंग ने बैकआउट कर दिया है। अब वहाँ पर विंसेंजो भी बोल जाता है जिसकी वजह से मिस चोई को पता चल जाता है कि उस दिन उसे जिसने धमकी दी थी वो विंसेंजो ही था और वो विंसेंजो से कहती है कि तुम्हारी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस पर विंसेंजो कहता है कि आपने ठीक कहा। इसके बाद चाया उनसे कहती है कि मैं बबल केमिकल्स को बर्बाद करके रहूंगी, इसलिए तैयार रहना। और उसकी ऐसी बातें सुनकर मिस चोई भी डिसाइड कर लेती है कि वो बबल ग्रुप से जुड़े हुए सारे केस अब खुद हैंडल करेगी और इस चाय को तो वो सबक सिखा के रहेगी। ये दोनों यहाँ से जा ही रहे थे कि तभी यहाँ पर जून आता है और चाय को समझाता है कि उसे बाबल ग्रुप से नहीं भिड़ना चाहिए वरना उसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन चाया उसकी एक बात भी नहीं सुनती और यहाँ पर वो चली जाती है। लेकिन पीछे से जून कहता है चाया मैं तुम्हें इससे ज्यादा छूट नहीं दे सकता। दूसरी तरफ हम लॉयर सियोंग को देखते हैं। विंसेंजो ने उसे एक बॉडी में पैक करके बीच किनारे छोड़ाया था जहाँ पर उसकी सच में बहुत बुरी हालत थी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। वहाँ पर वो सिर्फ वो चिल्लाता रहता है। इसके बाद विंसेंजो चाया और मिस्टर नाम प्लानिंग बनाने लगते हैं कि वो कैसे इस केस को जीत सकते हैं। अब उनके पास सबूत बहुत ही कम थे, इसलिए वो सोच लेते हैं कि फर्स्ट हियरिंग में हम कैसे नहीं जीत सकते, इसलिए हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें आगे की तारीख मिल जाए। और दूसरी तरफ हम मिस चोई को देखते हैं जो भी इस केस को जीतने के लिए बहुत मेहनत करने लगती है। दूसरी तरफ हम चाय को देखते हैं जो विंसेंजो से पूछते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म होने के बाद क्या तुम कोरिया से वापस चले जाओगे। विंसेंजो कहता है हाँ, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। लेकिन इस बात को सुनकर चाय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद केस की हियरिंग की डेट भी आ जाती है और हम देखते हैं कि प्लाजा के सारे लोग विंसेंजो और चाय की बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि उनके लिए सूट बना कर देते हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनवाते हैं और तो और उनके लिए पे भी करते हैं ताकि वो इस केस को जीत सके। इसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस चोई से सारे मीडिया वाले सवाल करते
करते हैं कि लोगों का इल्जाम है कि बाबुल केमिकल्स बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स बनाती है, लेकिन इस पर मिस चोई कहती है कि हमें दूसरे की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए बल्कि सबूत का यकीन करना चाहिए। लोगों का तो काम ही है अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाना ताकि वो उनसे पैसे ऐंठ सके, इसलिए आप लोगों को मुझ पर यकीन करना चाहिए। मैं साबित कर दूं कि बाबुल केमिकल्स निर्दोष है। कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे विंसेंट और चाय की, जो बहुत ही अमेजिंग एंट्री लेते हैं सुपर कार में, क्योंकि भाई ये हमारे ड्रामा की मेन लीड है और सभी लोग इनकी एंट्री को ही देखते रह जाते हैं। और दूसरी तरफ हम प्लाजा वाले लोगों को देखते हैं जो कि बाबुल केमिकल्स के नाम के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, जो कि सच में बहुत ही फनी सीन था। लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्टर हान और मिस चोई जज के पास ही पहुंच जाते हैं और उसे पैसे देकर पहले ही अपनी तरफ कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस चोई सबको बताती है कि जितने भी लोग मरे हैं वो पहले से ही बीमार थे और उन्होंने बाबुल ग्रुप में काम करते टाइम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से वो जहरीले केमिकल्स के कांटेक्ट में आ गए और उनकी मौत हो गई। इसमें बाबुल ग्रुप की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम चाय को देखते हैं जो कि कोर्ट रूम में बेहोश हो जाती है। हमें पता चलता है कि ये सब विंसेंजो का ही प्लान था ताकि जज किसी भी तरह अगली तारीख दे दे, क्योंकि इस वक्त उनके पास ज्यादा सबूत नहीं है। इसलिए चाय बेहोश होने का नाटक करती है, लेकिन जज तो पहले ही वो संग फर्म के साथ मिला हुआ था, इसलिए वो चाय की जगह किसी दूसरे वकील को लाने के लिए कहता है। अब ये बात सुनकर चाय भी अपने होश में आ जाती है, क्योंकि उनकी ये चाल काम नहीं करती। वो जैसे ही आगे शुरू करने वाले थे पूरे कोर्ट रूम की लाइट बंद हो जाती है और इस समय पता चलता है कि ये विंसेंजो की चाल है। लेकिन जज तो इतना ढीठ होता है कि अभी भी नहीं मानता, इसलिए वो कंप्यूटर्स की जगह लैपटॉप मंगवा लेता है, क्योंकि लैपटॉप में तो बिजली की जरूरत है ही नहीं। अब इनकी ये चाल भी नाकामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से ये अब अपनी आखिरी चाल चलते हैं और कोर्ट रूम में दो बड़े बड़े मधुमक्खियों को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हंगामा मच जाता है और सारे लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जज तो अभी भी अपनी कुर्सी से नहीं हटता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बड़ी मधुमक्खी जज के फेस पर काट लेती है, जिसकी वजह से जज वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जब जज वापस आता है तो हमें पता चलता है कि उसका पूरा फेस तो सूज गया है बुरी तरह से, इसलिए जज को अब ना चाहते हुए भी अगली तारीख देनी ही पड़ती है। इसलिए विंसेंजो का प्लान कामयाब हो जाता है और उन्हें केस की अगली तारीख मिल जाती है। इसके बाद इस बात से ये बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। लेकिन विंसेंजो कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है और वो यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर हान और मिस चोई को देखते हैं जो इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज थे, क्योंकि उनके हिसाब से वो इस केस को आज ही जीत सकते थे अगर सही तरीके से हियरिंग हुई होती। इसी वजह से मिस चोई तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। दूसरी तरफ हम विंसेंजो को देखते हैं जो कि जेल में योंजो से मिलने आता है, क्योंकि अब मिस्टर होंग तो रहे नहीं थे, इसलिए वो योंजो से मिलने गया था। योंजो से कहते हैं कि यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, लेकिन विंसेंजो कहता है कि आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर आपसे आखिरी बार मिलने आया हूँ और आज के बाद आपसे मिलने नहीं आऊंगा। इस पर वो कहता है कि आप अपने फैमिली वालों को बुला सकती हैं। इस पर योंजो मना कर देती है कि उसकी फैमिली में कोई नहीं है। इसके बाद वो पूछता है कि आपके बच्चे तो होंगे, लेकिन इस पर भी योंजो मना कर देती है। अब ये बात सुनकर विंसेंजो को बहुत ही बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो बाहर जाकर अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हमें एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर विंसेंजो की माँ उसे एक अनाथालय में छोड़ आई थी। तभी वहाँ पर एक कपल आता है और उसे अपने साथ ले जाने की बात करता है, लेकिन विंसेंजो मना कर देता है और कहता है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि वो मुझे यहाँ से लेकर जाएंगी, लेकिन उसकी माँ कभी आई ही नहीं। ये बात जानकर विंसेंजो बहुत ही दुखी होता है और वो इसलिए अपनी माँ से बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि उसने बचपन में इसे छोड़ दिया था। दूसरी तरफ ऑफिसर सीओ को देखते हैं जहाँ पर उसका बॉस उसे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद हम मिस चोई को देखते हैं, वो डायरेक्टर हान को बताते हैं कि मैंने चाय को जो पौधा दिया था उसमें ट्रांसमीटर है, चलो उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनकी बातें सुनते हैं उसके अंदर से बहुत ही अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं, क्योंकि विंसेंजो को पहले ही पता चल गया था कि उस पौधे में एक ट्रांसमीटर छुपा हुआ है, इसलिए उन्होंने उस पौधे को प्लाजा वाले लोगों को दे दिया था ताकि वो मिस चोई और डायरेक्टर हान को परेशान कर सके। इसके बाद हम विंसेंजो और चाय को देखते हैं जो कि डिनर करने बाहर जाते हैं। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम मुझे प्लाजा में हेल्प कब करने वाली हो, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में वो प्लाजा चाहिए। चाय उससे पूछती है पहले मुझे सच बताओ कि तुम उस प्लाजा के पीछे क्यों पड़े हो। इसके बाद विंसेंजो उसे बता ही देता है क्योंकि उस प्लाजा के नीचे 1.5 किलो टन सोना है। अब ये बात सुनकर चाय को बहुत ज्यादा हंसी आती है, क्योंकि उसे विंसेंजो की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो उस पर हंसकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन विंसेंजो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन चाय को तो इसकी बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता है। इसके बाद विंसेंजो जैसे ही घर आता है उसके रूम में एक मशीन रखी हुई थी। अब इस मशीन को लेकर वो बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि ऑफिसर सीओ उसी का पीछा कर रहा था। इसके बाद विंसेंजो उस मशीन की हेल्प से उस लॉक को खोलने की ट्राई करता है। इस काम को करते टाइम वो ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ था जिससे देखने वालों को ये लगे कि वो बुद्धा के सामने प्रे कर रहा है। अब जैसे ही सीओ उसको ऐसी पोजीशन में बैठे हुए देखता है वो सोचता है कि ये तो कितना अच्छा इंसान है, भगवान के सामने
प्रे कर रहा है और मैं इसके बारे में ना जाने क्या क्या सोच रहा था। लेकिन दूसरी तरफ विंसेंजो उस लॉक को खोलने की ट्राई कर रहा था, लेकिन इस मशीन से भी वो लॉक नहीं खुलता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम प्लाजा के लोगों को देखते हैं जो कि अपनी खुशी का जश्न मना रहे थे कि तभी यहाँ पर गिलबर्ट नाम का इंसान आता है। वो इन सबको बता देता है कि इस प्लाजा के नीचे 1.5 किलो टन सोना है। अब उसे ये सब कैसे पता चला ये हमें नहीं पता चलता, लेकिन ये सब सुनकर प्लाजा के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर सीओ को देखते हैं जो अपने बॉस के पास वापस आता है। पहले तो बॉस इस पर बहुत चिल्लाता है कि तुम इतने दिनों से कहां पर गायब थे। इसके बाद उसे काम देता है कि बाबुल फर्म ने हमें अर्जी दी है कि विंसेंजो के बारे में पता लगाओ, इसलिए जाओ और विंसेंजो के बारे में जो कुछ तुम्हें पता है वो जल्दी से पता लगाकर मेरे पास वापस आओ। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो कि विंसेंजो के बारे में पता कर रहा था और दूसरी तरफ डायरेक्टर हान और मिस चोई भी इस काम में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें विंसेंजो के बारे में कोई भी गलत खबर नहीं मिलती। इसलिए वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये इंसान इतना मिस्टीरियस क्यों है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। दूसरी तरफ डायरेक्टर हान के पास चेयरमैन होन्सियो कॉल आता है कि आज वो तुम दोनों से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ हम चाया और विंसेंजो को देखते हैं जो कि सारे गवाहों को कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार कर रहे थे। दूसरी तरफ हम जून, डायरेक्टर हान, होन्सियो और मिस चोई को देखते हैं। यहाँ पर जून उन सबको अपनी सच्चाई बताने वाला था, इसलिए वो शुरुआत से शुरू करता है और बताता है कि बाबल ग्रुप के चेयरमैन यानी कि जून के डैड जुंग हान सीईओ थे और उनकी 2 वाइफ थी। एक तो उनकी लीगल वाइफ थी और एक उनका अफेयर उनकी सेक्रेटरी के साथ भी चल रहा था। अब उनकी सेक्रेटरी के साथ चलने वाले अफेयर में उनका एक बेटा पैदा हुआ जो कि कोई और नहीं हमारे चेयरमैन होन्सियो हैं, लेकिन जो उनकी लीगल वाइफ थी उनके साथ भी उनका एक बेटा था और वो जो बेटा है वही बाबल ग्रुप का असली चेयरमैन है और होन्सियो का बड़ा भाई है। अब वो उससे पूछते हैं कि वो कौन है। इसके बाद बड़ी स्क्रीन पर अपनी फोटो लगा देता है और उन दोनों को बता देता है कि बाबल ग्रुप का असली चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ और मेरा पूरा नाम है जुन हान। अब जैसे ही जुन की असलियत मिस चोई और डायरेक्टर को पता चलती है तो उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है कि जो इंसान आज तक उनके लो फॉर्म में एक इंटर्न बन के काम कर रहा था वही बाबल का असली चेयरमैन है। और अब डायरेक्टर हान तो जुन से बहुत बार माफी मांगते हैं क्योंकि वो जुन से पहले बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करते थे, लेकिन जुन उसे माफ कर देता है। इसके बाद वो इन सबसे बोलता है कि मुझे जल्दी से इस केस को खत्म करना है, इसलिए इस केस में जितने भी गवाह हैं या तो उन सबको खरीद लो, अगर वो नहीं मानते तो उन्हें अपने रास्ते से हटा दो। इसके बाद वो मिस चोई को धमकी भी देता है कि अगर तुम इस केस को अच्छे से नहीं संभाल पाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले कहता है कि मेरे छोटे भाई यानी कि होन्सियो का ध्यान रखना क्योंकि वो मेरा स्टेप ब्रदर है। अब इसके बाद हम चोई को देखते हैं जो कि जून की ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वहीं किसी को कॉल करने लगती है और बाबल ग्रुप के खिलाफ जितने भी गवाह थे उन सबको झूठे केस में फंसा देती है। अब जैसे ही सुबह चाय को ये बात पता चलती है वो जल्दी से विंसेंजो को लेकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहां पर सारे गवाह कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन पुलिस कहती है कि हमें इनके घर से गैर कानूनी पैसे बरामद हुए हैं इसलिए हमने इन सबको अरेस्ट किया है, लेकिन हम जानते हैं ये तो बाबल ग्रुप का काम है। अब इस बात से चाय और विंसेंजो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि जिन लोगों पर ऑलरेडी केस होता है वो कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते, इसलिए कोर्ट उन सारे गवाहों की गवाही को खारिज कर देता है, जिसकी वजह से चाय परेशान हो जाती है क्योंकि कोर्ट की तारीख भी आने वाली थी और उनके पास कोई भी गवाह नहीं था। इसके बाद कोर्ट की तारीख भी आ जाती है और सब लोग वापस से कोर्ट रूम में इकट्ठा होते हैं जहां पर हम मिस चोई, जून और चाय को भी देखते हैं और विंसेंजो और सारे प्लाजा के लोग भी आए हुए थे। इसके बाद कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है। सबसे पहले तो वहां किसी मेडिकल एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है डायरेक्टर गिल, लेकिन हमें पता चलता है कि ये भी बाबल ग्रुप के साथ मिला हुआ है, इसलिए डायरेक्टर गिल बोल देता है कि बाबल ग्रुप की दवाइयों में कोई भी ड्रग या फिर हार्मफुल केमिकल नहीं है। इसके बाद जज बोलते हैं कि चाया तुम्हारे पास तो कोई भी गवाह नहीं है क्योंकि तुम्हारे सारे गवाहों को तो पहले ही खारिज कर दिया जा चुका है, लेकिन चाय बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पास एक नया गवाह है। अब ये सुनकर तो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये नया गवाह कैसे आ सकता है, इसलिए चाय अपने नए गवाह को बुलाती है जो कि कोई और नहीं हमारा विंसेंजो होता है। विंसेंजो हाँ कोर्ट में एक बहुत ही डैशिंग और कमाल के एंट्री लेता है जिसे देखकर तो सब लोगों के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है कि ये इस केस में कैसे गवाह बन सकता है। विंसेंजो यहाँ पर आता है और जज के सामने स्माइल करता है और इसी किलर स्माइल के साथ हमारा पार्ट नंबर 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।